नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में गोवा में 6 से 8 जनवरी 2023 को आयोजित पर्पल फेस्ट का जिक्र किया, जिसमें 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। रायवाले में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान आगामी नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की गई। सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। निर्णय लिया गया कि नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता जी जान से जाएंगे। बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार में अहम रोल रखने वाले कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी पहला चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। तो तस्वीरें ऋषिकेश के, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए और बैठक के दौरान आने वाले नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही जीत हासिल करने के लिए रणनीति भी बनाई गई। सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया गया। निर्णय लिया गया कि नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता जी जान से जुटेंगे। बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सरकार में अहम रोल रखने वाले कैबिनेट मंत्री भी यहां पर शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी पहला चुनाव जीतने के बाद अब आगे आने वाले चुनावों की तैयारी में जुट गई है। हमारी हर तीसरे माह में प्रदेश की राष्ट्रपति होती है। हमारा मुख्य रूप से आगामी कार्यक्रमों का जो विषय है उसमें चर्चा करेंगे, राजनीतिक प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ पन्ना टीम, इस बार नया लक्ष्य हमारा है। पन्ना टीम तक हमारी कार्य समिति में किस रूप में क्रियारूप कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उसकी चर्चा करेंगे और सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो आम जनता तक जाए। और कल तक चलेगी, कल शाम चलेगी। आज इसमें प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी हैं और जितने हमारे जिलों के दक्षिण जिलों के महामंत्री हैं, इसके बाद जिले के 6 प्रभारी और प्रभारी, वो लोग इस कार्य बैठक में रहने वाले हैं। और कल जो उसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री आरम्भ करेंगे, उसके पश्चात पूरी कैबिनेट इसमें रहेगी, पूरे विधायकगण रहेंगे। प्रदेश के लगभग सभी नेता इसमें रहने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से हम लोग देहरादून के रायवाला में 29 और 30 जनवरी को बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होनी है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की इस बैठक को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह रेश ने कहा कि ये बात अलग है कि लोकतंत्र में हर एक राजनीतिक पार्टी को इस तरह की बैठक करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आज जिस तरह से महंगाई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारों की लाइनें घर घर में लगी हैं, इससे नहीं लगता कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आ पाएगी, चाहे वे कितनी भी बैठकों का दौर आयोजित करें। बीजेपी की हकीकत आज सबके सामने है। एक तरफ जहां बीजेपी की बैठक का दौर लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बैठक को लेकर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बैठकें हर कोई राजनीतिक दल करता है, लेकिन इन बैठकों का अब बीजेपी की कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर अब हर कोई बीजेपी से परेशान हो चुका है और बीजेपी की हकीकत सब लोग समझ चुके हैं।
देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी बैठक करती है, क्या कार्यक्रम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन आज जिस तरह से देश के अंदर महंगाई चरम पर है, आम आदमी का जीना दुभर हो गया है, बेरोजगारों की लाइन घर घर में लगी हुई है, और जिस प्रकार से सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है, तो उसे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस देश की सत्ता में आ पाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के संरक्षक और जननायक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेताजी ने मुख्यमंत्री रहते हुए समय समय पर राजधर्म का पालन किया और रक्षा मंत्री के रूप में सैनिकों के कल्याण के साथ साथ शहीद हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने तथा ससम्मान अंत्येष्टि का निर्णय लिया। साथ ही पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के सम्मान में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। इससे देश के लोगों और जनमानस का मानना है कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये स्पेशल सेंसिटिव जोन उत्तरकाशी को घोषित किया। कोई वहां इंडस्ट्री नहीं लग रही है। जितनी भी परियोजनाएं आई हैं पानी की, एक जो मैंने बताया कि EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, उसकी रिपोर्ट आने के बाद तब परियोजना स्टार्ट की जाती है। तो यह तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट गलत है, किसी तरीके से मैनिपुलेट करके NTPC ने ली, या जो भी परियोजना। हरिद्वार के दयानंद स्टेडियम में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे समेत बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रही। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम से देश के कोने कोने में छिपी हुई प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही है और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भरोसा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है और जिस तरीके से हमारे छात्र छात्राएं पूरे देश के अंदर खेलते हुए देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, ये निश्चित रूप में और तेजी से ये अभियान चलेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का आगाज होता है। वो तभी आदमी जब स्वस्थ रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो वो चौतरफा हर दृष्टि से सोच सकता है और हर चुनौती का मुकाबला करने में उसको क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर कबड्डी है, हमें शिक्षा विभाग, क्रीड़ा विभाग सबका सहयोग मिल रहा है और इसमें खो खो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी की टीमें प्रतिभाग करेंगी। ये आज और कल 2 दिन का है और लगभग 23 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को फिट करना, और जो आजकल मोबाइल में ये बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इससे थोड़ा सा दूर होंगे, खेलेंगे। तो जैसे अभी विधायक जी ने भी कहा था कि अब तो है कि खेलोगे, कूदोगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 30 तारीख को राजधानी देहरादून के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जहां इस बार आगामी 30 तारीख को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 43 मल्टीनेशनल और कई कंपनियों को बुलाया गया। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अब उत्तराखंड सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम बढ़ाया है और इसी कड़ी में 30 तारीख को राजधानी देहरादून के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो इस रोजगार मेले को लेकर क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने जानकारी दी है और बताया कि समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार 30 तारीख को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें 43 मल्टीनेशनल और कई कंपनियों को बुलाया गया है, जो छात्रों को हायर करेंगी।
आयोजन किया कि हमारे आदरणीय सचिव महोदय, निदेशक महोदय और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय सेवाजन कार्यालय देहरादून में दिनांक 30 तारीख को एक प्रातः 10 बजे से एक रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 11 सेक्टर्स की अलग अलग लगभग 44 से ज्यादा कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और युवाओं के लिए 1500 से अधिक वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी हैं, जिसका कि बोर्ड हमने अपने कार्यालय में लगाया है। बाजपुर इंटर कॉलेज से एनसीसी कैडेट्स ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान रैली का शुभारंभ एसडीएम राकेश चंद तिवारी और सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। बता दें कि नशा युवाओं के खून में लगातार घुलता जा रहा है। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए नया सवेरा समिति ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया है। इसी के चलते नया सवेरा समिति के पदाधिकारियों ने बाजपुर इंटर कॉलेज से एनसीसी कैडेट्स के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान नया सवेरा समिति के अध्यक्ष प्रमोद राजहंस ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए नया सवेरा समिति युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही है, जिससे युवा नशे से दूर रहकर देश को नई दिशा की ओर लेकर जा सके। तो लगातार सरकार जो है प्रदेश में बढ़ते नशे को रोकने के लिए काम कर रही है और इसी कड़ी में अब बाजपुर इंटर कॉलेज से एनसीसी कैडेट्स ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। इस मौके पर एसडीएम राकेश चंद तिवारी और सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी मौजूद रहे और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि नशा युवाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नया सवेरा समिति ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया हुआ है और इसी के चलते नया सवेरा समिति के पदाधिकारियों ने बाजपुर इंटर कॉलेज से एनसीसी कैडेट्स के साथ नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली निकाली। में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए आज इंटर कॉलेज बाजपुर से ये नशा मुक्ति के संबंध में जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र हैं और यहाँ जो अध्यापकगण हैं, एक रैली निकाली गई जिसमें मैं सीओ साहब और विद्यालय के प्रबंधक एवं अन्य जो जागरूक लोग हैं वो शामिल हुए हैं। तो अच्छा एक छात्राओं में सुरक्षा की भावना जागरूक करने के लिए रानी पोखरी थाना पुलिस लगातार नए प्रयास करने में जुटी है। सरकार के दिशा निर्देश पर स्कूलों में जाकर पुलिस छात्राओं को आत्म सुरक्षा के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण दे रही है। वहीं पुलिस की गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला डेस्क प्रभारी सरोज नौटियाल ने पुलिस टीम के साथ कई स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान छात्राओं को एक संस्था के प्रशिक्षित ट्रेनर की सहायता से कराटे और अन्य प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगा। तो रानी पोखरी में छात्राओं को सुरक्षा के लिए कई टिप्स दिए गए हैं। थाना पुलिस लगातार नए प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में अब जो है सरकार के दिशा निर्देशन पर स्कूलों में जा जाकर पुलिस छात्राओं को आत्म सुरक्षा के लिए गुण सिखा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है उनको जुड़े और बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। महिला डेस्क प्रभारी सरोज नौटियाल ने पुलिस टीम के साथ स्कूलों का निरीक्षण किया और इस दौरान छात्रों को एक संस्था की प्रशिक्षण ट्रेनर की सहायता से ये कराटे और प्रशिक्षण दिया गया। उधर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर तमाम लोगों ने सरकारी अस्पताल में प्रदर्शन किया। देवभूमि फाउंडेशन के बैनर तले तमाम लोगों ने सरकारी अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। संस्था के सदस्यों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मरीजों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और 15 दिनों के अंतराल में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देवभूमि फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा
कि विगत 15 दिनों से सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। वैसे तो आज सीएमओ से एसएमओ से बात भी हुई है, उनसे ये बात हुई है, उन्होंने बोला है कि 2 एम्बुलेंस किच्छा क्षेत्र में रहेंगी, क्योंकि किच्छा से लेके खटीमा तक 22 एम्बुलेंस हैं और एक भी प्रोवाइड नहीं करवा पाती है लोगों को उठाने में। और उन एम्बुलेंसों की ये हालत है, उनका मेंटेनेंस इतना बेकार है कि किसी के अंदर टायर घिसे पड़े हैं और कईयों की खिड़कियां गेट वगैरह हिलते पड़े हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है क्योंकि 15 दिनों से हमारे सरकारी अस्पताल किच्छा में कोई भी एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण 4 मौतें हो चुकी हैं। आज भी एक लड़की बिल्कुल मरते हुए हालत में थी, उसको देखते हुए आज हमने धरना प्रदर्शन किया। और जब धरना प्रदर्शन किया गया, सीएमओ के सामने बातें रखी गई तो देहरादून कॉल की गई कि एम्बुलेंस की व्यवस्था सुधार की जाए, तो हमें तत्काल एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन बाजार में एक घर में चोरी छिपे घर में बेसमेंट खोदा जा रहा है, जिससे आसपास के घरों को भी खतरा बना हुआ है। बेसमेंट खोदने का कार्य यहां पर दिन रात चलता है, लेकिन हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध बेसमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे जनहानि होने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारी डीएस रावत ने बताया कि अवैध तरीके से बेसमेंट खोदने की जानकारी उन्हें कुछ दिन पहले ही मिली है और उन्हें जानकारी मिली है कि रात के समय में भी यहां पर कार्य चल रहा है। घर के मालिक को नोटिस भेज रहे हैं और जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई, क्या जानकारी? अभी मेरे को ये जानकारी कुछ दिन पहले ही आई थी और इसके विरुद्ध हमने नोटिस रेज कर दिया गया है और मुझे भी संज्ञान में आया कि शायद रात को भी काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी मुझे ज्ञान में आ रहा है। और अभी मैं इसको फिर दोबारा से भी जो है पुनर्जांच कराऊंगा कि जो है ये रात को कब कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद भी मैं फिर विधिक कार्रवाई करूंगा, क्योंकि हमने नोटिस का इशू कर दिया है। आसपास के भवनों को भी खतरा है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो खोल रहे हैं, मतलब ऐसी जगह खोद रहे हैं जी, तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, हम उस पर वही मैंने कहता नोटिस कार्ड लिया, हमारे नॉलेज में था, नॉलेज में आने के बाद ही हमने नोटिस की कार्रवाई कर दी है। अगर इसमें उधर हरिद्वार रुड़की मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आसपास के लोगों ने जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि बाइक सवार व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आईआईटी रुड़की में पेपर दिलाने के लिए जा रहा था, तभी रोड क्रॉस करते वक्त तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे की सूचना जल्द ही पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल में भिजवाया, वहीं मृतक का पंचनामा भर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो रुड़की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार रुड़की मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि शख्स अपने बेटे को आईआईटी रुड़की में पेपर दिलाने के लिए जा रहा था। उसी दौरान रेड रोड क्रॉस करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में जो है बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लोगों ने भी अस्पताल में घायल को भर्ती कराया है और अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। हमको पता चला कि हमारे गांव के लड़के मांगेराम का कोर कॉलेज के पास जो अंडरपास है फोर लेन के ऊपर, वहां जो एक्सीडेंट हो गया। तो हम सभी जिम्मेदार आदमी और सभी लोग गांव से जो हैं उधर आए, अस्पताल में आए रुड़की। तब तक एम्बुलेंस लेकर यहाँ से आ गई थी और बहुत भयंकर दर्दनाक जो है वो हादसा।
जोशीमठ में बीते कई दिनों से स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। जमीन धंसने के साथ साथ शहर की इमारतों में दरारें देखने को मिल रही है। प्रशासन और सरकार ने खतरनाक इमारतों से लोगों को शिफ्ट कर दिया है। वहीं एक सवाल बार बार उठ रहा है कि जो एजेंसियां वहां पर अध्ययन कर रही हैं उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी। अब इसका जवाब मुख्यमंत्री ने भी दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ मामले को लेकर कहा कि सरकार जोशीमठ को लेकर पूरी तत्परता से काम कर रही है और वहां केंद्र की 8 एजेंसी लगातार परीक्षण में जुटी हुई है। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और एनडीएमए इस रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है, जिसके बाद ये रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाएगी। अन्य पर्यटन की चीजें प्रभावित हों लोगों के आने जाने पर। देखिए, जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहां की रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज वहां की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूं, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूं और 8 संस्थान वहां पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके आधार पर पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जोशीमठ के मामले पर कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जिससे कि पूरे प्रदेश का आने वाला हमारा यात्रा का सीजन प्रभावित हो, अन्य पर्यटन की चीजें प्रभावित हो, लोगों के आने जाने पर कोई गलत संदेश जाए। देखिए, जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहां की रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज वहां की मॉनिटरिंग। चारधाम यात्रा की शुरुआत करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को एक समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मीडिया को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी दे दी गई है और आगे भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, उसकी रोकथाम की जाए और उसकी रिपोर्ट भी दी जाए। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर उत्तराखंड पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने एक समीक्षा बैठक की और हालातों का जायजा लिया। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए गए। सतपाल महाराज ने कहा कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी दे दी गई है और आगे ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां सड़क धंस रही है और लैंडस्लाइड हो रही है, उसकी रोकथाम की जाए और लगातार प्रशासन और अधिकारियों को नजर बनाए रखने के यहां पर मंत्री ने निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उस रिपोर्ट को भी दिया जाए। बैठक थी, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमने जो है संबद्ध कर रखा था और सभी से हमने निर्देश दिए कि जहां जहां भी सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसकी रोकथाम की जाए और रिपोर्ट दी जाए। पूरी तरीके से हमने सबको कनेक्ट करते हुए, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जोड़ते हुए सबसे सूचना मांगी है कि चारधाम के अंदर कोई भी अगर कहीं सड़क धंसती है, नालियां जाम हैं और सीवरेज की कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमको अवगत कराएं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से, निर्बाधित रूप से हम चालू कर सकें। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।